हेलो बच्चों लोग, मैं हूं सुशील। मैं आपका स्वागत करता हूं लर्निंग 5 पर। और आज हम इस वीडियो में 2018 सेट ए के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे और इनमें आपको हर एक क्वेश्चन एडजस्टमेंट के साथ समझाएंगे। चलिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर, जिसमें हमारे पास दो क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन दिया गया शेयर्स का, जिसमें 3 पार्ट हैं और 3 पार्ट को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है। तीनों में केस एक ही है, फॉर फ्यूचर और इशू, और उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। और दूसरा उसका ऑप्शन में दिया गया है कि आपको आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट बनानी है, जो इंफॉर्मेशन के हिसाब से बनाना है। इसमें आपका टाइम कम लगेगा, इसलिए ऐसे को सेलेक्ट करते हैं एग्जाम टाइम में जिसमें आपका टाइम कम हो और आपका नंबर्स भी क्लियर हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें टाइम कम लगता है वो क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित सूचनाओं एवं समझनों के आधार पर 31 दिसंबर 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मिस्टर पी क्यू कंपनी का लाभ हानि का विवरण खाता तथा उक्त तिथि का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। अच्छा, अब इसमें हमारा दिया गया संयंत्र 1,60,000 रुपये, भवन 2 लाख रुपए, डेटर्स देनदार 76,000 रुपये, आर्थिक रहतिया 1,30,000 रुपये, विनियोग 60,000 रुपये, लेनदार 80,000 रुपये के, सामान्य संचय 1,30,000, देय विपत्र 14,000 रुपये के, प्राप्त विपत्र 22,000, फर्नीचर 40,000, बैंक में रोकड़ 50,000 रुपये, पूंजी 4 लाख रुपये है। वर्ष 2012 का शुद्ध लाभ 88,200 रुपये है। ये हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, मतलब इंफॉर्मेशन दी गई है। अब समायोजनाएं क्या है इसमें, देखिए, शुद्ध लाभ की गणना संयंत्र पर 10% तथा फर्नीचर पर 15% ह्रास काटने और देनदार पर 5% अशुद्ध ऋण के लिए आयोजन करने के बाद की गई है। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड नंबर, सामान्य संचय की राशि को 1,50,000 रुपए तक बढ़ाना है। इट मीन, इसका मतलब यह है कि सामान्य संचय की राशि को जो पहले जितनी थी उसको 1,50,000 रुपए तक बढ़ा देना है। अच्छा, अब आते हैं कि शुद्ध लाभ में वर्ष 2020 के लिए 10% लाभांश का प्रावधान भी करना है। तो बच्चा, जो लाभांश दिया जाता है वो हमेशा पूंजी पर दिया जाता है और पूंजी पर जितना % निश्चित होता है वो सामान्य संचय में दिखा दिया जाता है। तो अब हमें बनाना है बैलेंस शीट, ठीक है। पर्टिकुलर नोट नंबर और ये आपका रहेगा अमाउंट, ठीक है। अब ये पार्ट बैलेंस शीट का है, 2 पार्ट में बनाया जाएगा। एक आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये पहला पोर्शन होता है जिसे लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। दूसरा आपका होता है असेट्स, ये आपका सेकेंड पोर्शन है जिसमें हमारे पास हेडिंग्स होती हैं। उन हेडिंग्स के अकॉर्डिंग हम इनको प्रिपेयर करते हैं। तो पहला जो हमारा बनता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इसमें हमारे पास नंबर 1 पर आता है शेयर कैपिटल फंड, शेयर कैपिटल फंड। ये फंड हमारा पहला हेडिंग हो गया लायबिलिटी साइड में। दूसरी हेडिंग्स होती है इसके इन साइड में लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स या नॉन करेंट लायबिलिटीज। कौन से बोलेंगे? नॉन करेंट लायबिलिटी। और तीसरा होता है यहां पर आपका करेंट लायबिलिटी। ये 3 आपके हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मैक्सिमम आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास असेट्स में 2 होती हैं। नंबर 1 फिक्स्ड असेट्स और दूसरा आपके पास है करंट असेट्स। बेटे, ये हमारे पास हेडिंग है, इन हेडिंग्स के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, अब इनमें कौन कौन से आइटम है?
देखिए आइटम्स में ध्यान देना है, सारी चीजों को प्रिपेयर करना है। तो यहां पे लिखा है कि शुद्ध, देखिए आपको बता दें शेयर कैपिटल में हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं उनमें सबसे फर्स्ट पार्ट है शेयर कैपिटल, क्या बोलते हैं, शेयर्स कैपिटल। और दूसरा आपका आता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा यहाँ पे हमारा स्पेस कम पड़ा है इसलिए मैं शॉर्ट में भी लिख रहा हूं, आप इसी का ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, अब नॉन करेंट लायबिलिटीज में हमारे पास वो लायबिलिटीज होती हैं जो 12 मंथ से ज्यादा के लिए होती हैं, 12 महीने से ज्यादा के लिए। तो जैसे डिवेंचर, बैंक लोन या सिक्योर्ड लोन होते हैं। और जो लायबिलिटीज 12 मंथ के इन होती हैं, अंदर होती हैं, वो हमारी होती है करेंट लायबिलिटीज। तो ये सब चीजें हम अपना स्टेटमेंट देके सॉल्व करेंगे। अच्छा, और फिक्स्ड एसेट्स में वो एसेट्स होती है जिन पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। और करेंट एसेट्स में वो एसेट्स जो हमारे पास 12 मंथ के अंदर पेमेंट ली और दी जाती हैं। अच्छा, अब आपके पास जो एडजस्टमेंट दी गई है, ये ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जो वर्किंग नोट्स में है, जैसे इन्होंने कहा प्लांट पर 10% हेरास। देखो प्लांट हमारा असेट्स है और असेट्स पे हेरास लगाया गया, इसका मतलब वो फिक्स्ड असेट्स है। तो अब इनको शो करने के लिए हमारे पास सिंप्लिसिटी में, तो यहां पे उसका नाम और उन पे डेप्रिसिएशन जो होता है उसे घटाकर हम अलग से, इट मीन की वर्किंग नोट में इसको हम शो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम यूज बाद में करते हैं, पहले हम वर्किंग नोट कर लेते हैं, दिखा देते हैं आपको, ठीक है। अमाउंट्स क्लियर, देखिए सबसे पहले हमारे पास प्लांट दिया गया है, प्लांट की वैल्यू पे 10% हेरास है। तो प्लांट हमारे पास गिवन कितना है, देखिए भाई 1,60,000 रुपए दिया गया है, 1,60,000 है, जिसमें 10% हेरास लगेगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 16,000। और अगर प्लांट पे 16,000 घटेगा तो वो हमारी एसेट्स कितनी बचेगी, 1,44,000 रुपए। तो हम यहां पे दिखाएंगे टेंजिबल एसेट्स इट मीन प्लांट 1,44,000, 1,44,000 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आता है फर्नीचर। फर्नीचर में कितना भाई, 15%। तो फर्नीचर की वैल्यूज के कितना है, फर्नीचर की वैल्यूज में हमारे पास है 15। और फर्नीचर की वैल्यू देखिए यहां पर आपका स्टेटमेंट जो दिया गया है विवरण, उसमें दिया गया है सेकेंड लास्ट लाइन पे 40,000 रुपए का। तो 40,000 पर अगर 15% निकाल रहे हैं आप तो इसकी वैल्यू आएगी 6,000। कितना आएगा, 6,000। तो अब यहां पर लिखेंगे फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर में 40,000 से 6,000 घटाएंगे, कितना बचेगा, 34,000 बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में आता है डेटर्स, देनदार। देनदार होता है करंट एसेट्स। अब देनदार की वैल्यू भाई कितनी दी गई है, देनदार की वैल्यू दी है 76,000 रुपए, 76,000, जिस पर आप 5% निकालेंगे, 3800 आएगा, ठीक है। तो 3800 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, कितना बचेगा भाई, 72,200 रुपए, ठीक है। और ये करंट एसेट्स में दिखाया जाएगा डेटर्स, ठीक है। अच्छा, ये एडजस्टमेंट हो गई। इसके बाद में आपका दे सामान्य संचय। देखिए सामान्य संचय हमारा जो होता है रिजर्व होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो अब ये नोट्स हमारे पास जो समायोजनाएं दी गई हैं इनका ओवरऑल का है। अब समायोजना के लिए दिया गया है आपका जो रिजर्व दिया गया है। देखिए रिजर्व में कहा गया है कि सामान्य संचय 1,50,000, ठीक है। आपका जर्नल रिजर्व पहले से ही दिया था 1,30,000 रुपए, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि इसकी वैल्यू 1,50,000 हो जाए, तो यहां पर 1,50,000 होने पर इट मीन कि अगर इसमें 20,000 हम प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू बनती है 1,50,000। क्लियर। अब 1,50,000 बनती है तो ये 20,000 रुपए हम कहां से देंगे, ये 20,000 रुपए हम प्रॉफिट एंड लॉस से देंगे। तो जर्नल रिजर्व में हमारा जो सेकेंड आइटम प्लस होता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसकी वैल्यू दे 88,200, जिसमें से रिजर्व के लिए, जर्नल रिजर्व के लिए हम 20,000 दे देते हैं,
तो अब हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो आपकी 68,200 बचेगी। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में हमारे पास लिखा है कि डिविडेंड, लाभांश। तो कंपनी जब लाभांश प्रोवाइड करती है तो 10% दिया गया है, 10%, जो कि कैपिटल पे निकालते हैं और वो भी प्रॉफिट से ही दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 4 लाख का 10% अगर आप निकाल रहे हैं तो आपका आएगा 40,000 रुपए, और वो 40,000 रुपए जनरल रिजर्व से भी, इट मीन की प्रॉफिट लॉट से डिविडेंड घट जाएगा 40,000। तो अब आपका जो एक्चुअल मतलब वास्तव में जो प्रॉफिट है वो आपका आएगा 282, मतलब 28,200 बचेगा। ठीक है, अच्छा ये अब आपका प्रॉफिट जनरल रिजर्व ये और ये प्रॉफिट, अब दोनों को प्लस कर लीजिए तो आपका टोटल वैल्यू आता है 178200। तो 1,78,000 रुपए ये आपका जर्नल रिजर्व की वैल्यू को शो करेगा। तो जर्नल रिजर्व में अब आप एग्जैक्ट में दिखाएंगे 1,78,200। ठीक है, अच्छा ये आपका दिया गया। और कैपिटल, शेयर कैपिटल में हमारे पास वैल्यू कितनी है 4 लाख रुपए, ये हम ऑलरेडी इसमें बिना कुछ किए इसको शो कर देंगे। ठीक है, ये वैल्यू आपकी हो जाएंगी। अच्छा अब इसको खत्म करने के बाद में ये हमारी समायोजनाएं सारी खत्म हो चुकी हैं। अब जो जैसे एसेट्स बची हैं उनको हम वैसे दिखा देते हैं, और जो एसेट्स हो चुकी हैं उनको फिर टच नहीं करेंगे आप। ठीक है, अच्छा अब आते हैं प्लांट हो चुका, बिल्डिंग। तो अब आपकी बिल्डिंग की वैल्यू दी गई है, बिल्डिंग की वैल्यू यहां पर दिया गया आपका कितना 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपने शो कर दिया। ठीक है, डेटर्स आपके हो चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक आपकी करंट एसेट्स होती है, इसलिए आपका क्लोजिंग स्टॉक इसकी वैल्यू दी है आपकी 1,30,000 रुपए। ठीक है, विनियोग, ठीक है, विनियोग आपका फिक्स्ड एसेट्स है, और उस देखिए हमारे पास स्पेस कम है, हम साइड बाय शो कर दे रहे हैं। ठीक है, तो विनियोग, ये आपकी विनियोग की जो वैल्यूज दी है वो दी है 60,000। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद है क्रेडिटर्स, लेनदार आपके करंट लायबिलिटीज में होता है। ठीक है, ये ट्रेड पेबल कहलाते हैं। ट्रेड पेबल इनकी वैल्यू दी हुई है 80,000 रुपए। ठीक है, अच्छा समान संचय हो चुका है, देय विपत्र इसे बोलते हैं बिल्स पेबल आपका हो चुका है, इसे बोलते हैं बिल्स पेबल, और ये भी आपका जाएगा 14,000 अमाउंट में। अच्छा अब इसका होता है बिल रिसीवेबल, ये आपका असेट्स है, करंट असेट्स है, इसलिए इसको करंट असेट्स में लिखेंगे, बिल रिसीवेबल्स। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है भाई 22,000, 22,000 रुपए। अच्छा अब इसका दिया फर्नीचर हमारा फिक्स्ड असेट्स है जो हम यहां पे दिखाएंगे, फर्नीचर आपकी वैल्यू हो चुकी है। ठीक है, अच्छा बैंक, कैश एट बैंक, ये करंट असेट्स है, इसको यहां पे दिखाएंगे कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, इसकी वैल्यू 50,000 रुपए है। ठीक है, अच्छा कैपिटल हो चुका है आपका प्रॉफिट, तो अब आपका कोई वैल्यू बची नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टोटल करना है, दोनों साइड का टोटल करना है, टोटल, और ये सारे आइटम दिखाकर टोटल करना है। ठीक है, अब जो टोटल करेंगे उसकी टोटल वैल्यूज आएगी आपकी दोनों साइड का ऐड करते हुए। ठीक है, तो टोटल ऐड कर लीजिएगा, एग्जैक्ट में वैल्यूज आपकी मैच कर जाएगी, कहीं भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका टोटल आएगा 7,12,200 रुपए, और इसका भी वैल्यू होगा 7,12,200। ये आपका बैलेंस शीट है जिसमें आपका टाइम टेक करेगा, और आपने टाइम को बचाने के लिए आप इतना कर सकते हैं, जो आप 10 मिनट में या 12 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, जो आपका टाइम आगे क्वेश्चन के लिए बचा लेगा। ठीक बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आके इसके बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30।
अब इस क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास दो क्वेश्चन है। अंशों के अभिधान से आप क्या समझते हैं, और दूसरा लिखा है कि आरक्षित पूंजी एवं पूंजी संचय में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए थ्योरी का पोर्शन है, इस थ्योरी के पोर्शंस को आप पढ़कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अंशों के अभिधान से होता क्या है, अभिधान का मतलब होता है सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। जब हमारे पास नई कंपनी जब कोई भी शेयर्स पब्लिक में इश्यू करती है तो उसके लिए जो सब्सक्रिप्शंस कंपनी को रिसीव होती हैं पब्लिक से, वो सारी चीजें आपकी सारी एप्लीकेशंस को सब्सक्रिप्शंस कहा जाता है, अभिधान, ठीक है। अच्छा, अब ये अभिधान कंपनी को कब मिलना चाहिए, कितने टाइम के लिए मिलना चाहिए या कितने परसेंटेज मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ उसमें लिखी जाती हैं। अच्छा, अब इसमें लिखा है कि आरक्षित पूंजी एवं पूंजी संचय में अंतर। देखिए बेटा, इसमें ये ऐसा है कि ये कैपिटल दी गई है, इनके बारे में काफ़ी डिटेल्स दी गई है, ठीक है। आरक्षित पूंजी आपका होता है अनसिक्योर्ड कैपिटल, ठीक है, और दूसरा होता है पूंजी संचय कैपिटल रिजर्व। तो अब आरक्षित पूंजी क्या होती है, देखिए ऐसी पूंजी होती है जिसमें आपकी नोन अननोन गवर्नमेंट ये जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं वो सारी लायबिलिटीज इसमें रिकॉर्ड मेंशन कर ली जाती हैं, ठीक है। आपकी चार प्रकार की लायबिलिटीज होती हैं। एक होता है अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज, दूसरा होता है सिक्योर्ड लायबिलिटीज, पार्टली सिक्योर्ड लायबिलिटीज, प्रेफरेंस लायबिलिटीज। ये चार लायबिलिटीज होती है जिसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज। इसमें हमारे पास सैलरीज और रेंट, क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स, डिस्काउंटेड बिल या अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज को मेंशन कर लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, पूंजी संचय क्या होता है, पूंजी संचय मतलब कैपिटल रिजर्व। जब हम कंपनी अपना कुछ पैसा फ्यूचर रेफरेंस के लिए या फ्यूचर में अननोन या ऐसी लायबिलिटीज को भुगतान करने के लिए जिनके बारे में कंपनी नहीं जानती है, उन पैसे को प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकालकर रिजर्व रख लेती है, और वो रिजर्व हमें फ्यूचर में कंपनी के आने वाले नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट ईयर हेल्प करता है, वो होता है कैपिटल रिजर्व। तो बेटा इसके बारे में आपको मीनिंग्स बता दिए, और इसके बारे में एग्जामिनेशंस आपको और भी मिल सकता है, ये आप थ्योरी पढ़ के क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम पड़ती है आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया गया है कि एक कंपनी की निम्नलिखित स्थिति विवरण की सहायता से रोकड़ प्रवाह बनाइए। देखिए ये रोकड़ प्रवाह नया चैप्टर मेंशन हुआ है यूपी बोर्ड में, और ये ऐसा चैप्टर है जो सीबीएसई बोर्ड में कंटिन्यू आता है, ठीक है, और यूपी बोर्ड में नया है जिसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब कोशिश हम करेंगे कि इसको आपको हम कैसे कन्विंस करें, ठीक है बेटा। इस रोकड़ प्रवाह मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए हमें तीन पार्ट की आवश्यकता होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑफ कंपनी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास आपका जो स्टेटमेंट बनेगा दो पार्ट में, इट मीन कि आपका अमाउंट कॉलम बना दीजिए आप, एक आपका पर्टिकुलर, और आपको नॉर्मल वर्क करने के लिए एक अमाउंट कॉलम बनता है छोटा सा, जिसमें हम अमाउंट पॉजिटिव नेगेटिव दिखाते हैं। ये आपका अमाउंट रहेगा और ये आपका टोटल अमाउंट रहेगा, ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर रहेगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो प्रिपेयर करना है, ठीक है, तीन कॉलम में बनाना है। एक आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा आता आपका है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा आपको बनता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चलता है, और जो हमारे पास कैश फ्लो फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है, इसमें हम फिक्स असेट्स को खरीदने और बेचने का वर्क करते हैं, जो हमारे पास पैसा पॉजिटिव और निगेटिव में दिखाते हैं। और तीसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये हमारी एक्टिविटीज होती है जिसमें हमारे पास मुद्रा, इट मीन रुपए, पैसे वित्त के रूप में बढ़ते या घटते हैं। तो वित्त में हमारे पास दो हेड आते हैं, एक आता है हमारे पास शेयर कैपिटल और दूसरा आता है नॉन करेंट लायबिलिटी,
ठीक है, तो 2 हेड का काम यहां पे रहेगा। तो अब शुरू करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले आपका रहेगा ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब इसमें हमारे पास आपका रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेटा यहां पे वो प्रॉफिट आएगा जो टैक्स देने के पहले हमारे कंपनी ने गेन किया था। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमारे पास क्या है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट हमारी दी गई है, यहां पर हम उन एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं जो नॉन कैश होते हैं या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस यहां पर ऐड किए जाते हैं और ऐसे गेन, लाभ यहां पर घटाए जाएंगे। तो हमारे पास जो समायोजनाएं दी हैं उन समायोजनाओं में हम देखते हैं क्या दिया गया। देखिए लिखा है कि 17,000 रुपए का यंत्र है, 8,000 रुपए भवन पर हिरास लगाया गया। तो देखिए यंत्र पर 17,000 रुपए, भवन पर 8,000 रुपए हिरास लगाया गया जो हमारा लॉस है। अच्छा ये नॉन कैश में है। अच्छा इसके बाद दिया है वर्ष के दौरान संयंत्र पर का एक भाग 13,000 रुपए के उसके पुस्तक मूल्य पर बेच दिया गया। तो देखिए यहां पर बेचा भी गया और हिरास भी लगाया गया। तो हमारे पास जो यहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए वो डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन हमारे पास आता है 2 असेट्स का। पहला आता है आपका प्लांट का, प्लांट पे कितना है भाई 17,000, 17,000 है, ये पॉजिटिव होगा। जो हमारे नॉन कैश होते हैं एक्सपेंसेस वो प्लस होते हैं और जो आपके पास नॉन कैश इनकम हो वो माइनस होती है। तो डेप्रिसिएशन प्लांट का हो गया, फिर बिल्डिंग का हो गया। अच्छा अब ये हमारे पास कितना दिया गया भाई 8,000 रुपए दिया गया है। अब देखिए बैलेंस शीट हमारे पास दी गई है और बैलेंस शीट में हमारे पास सिर्फ डिफरेंस निकाला जाता है, अंतर निकाला जाएगा कि कैसे आपको पता चलेगा। देखिए ध्यान से कि हमारे पास जो अंश पूंजी दी है उसके नीचे लिखा है लाभ हानि विवरण, तो वहां हमारा प्रॉफिट छुपा हुआ है। अब वहां से हम प्रॉफिट निकालेंगे। देखिए प्रीवियस ईयर मतलब जो हमारा बीता हुआ वर्ष है उसमें 45,000 रुपये लाभ दिया गया है और जो हमारा करंट ईयर का लाभ है वो 60,000 है। तो जहां पर हमारे पास असेट्स की वैल्यू, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जब वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे पास कैश इनफ्लो होगा और जब कैश घटेगा तो कैश आउटफ्लो हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि कितना पैसा पॉजिटिव या कितना पैसा नेगेटिव हो जाता है। तो यहां पर हमारे पास दिया गया है 45,000 रुपए बीते हुए टाइम में और करंट ईयर में कितना दिया गया भाई 60। तो डिफरेंस कितना है भाई, देखिए यहाँ पे डिफरेंस आपका आता है कितने रुपए का, टोटल मिला के आता है 15,000 रुपए। ठीक है, तो ये 15,000 रुपए 15,000 आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दिखा दिया जाएगा। अच्छा ये आपके पास हो गया। अब इसके बाद में हमारा कोई गेन तो है नहीं, यहां पर जब गेन नहीं है तो वैल्यू खत्म। अब यहां पे हम इसे प्लस कर देते हैं, तो इन दोनों को प्लस करके वैल्यू हमारे पास कितनी आती भाई 25,000 रुपए। ठीक है, अच्छा अब यहां पे हमारे पास जो प्रॉफिट आता है इन दोनों को प्लस करने के बाद ये वैल्यू आती है 40,000 रुपए और इस 40,000 रुपए को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल चेंज के पहले हमें 40,000 रुपए का लाभ होता है और वो लाभ हमारा शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं इसमें हम करंट असेट्स का तालमेल देखने के लिए। तो यहां पे आपकी चीजों को ध्यान देना, 2 चीजों को, एक करंट असेट्स बढ़ रही है। देखिए करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी 2 चीजें हमारे पास होती हैं, इनको हम ये ध्यान देते हैं कि बढ़ेंगी वैल्यू या घटेंगी। ये हमें अंतर से पता चलेगा जब हम आपका दोनों साल की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अच्छा बेटा एक चीज और इसमें ध्यान देना, जब असेट्स की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज करती है तो हमारे पास पैसा बढ़ता है। ठीक है, और जब असेट्स की वैल्यू डिक्रीज करती है तो पैसा हमारे पास घट जाता है। ठीक है ना, ऐसे ही हम लायबिलिटी में भी देखते हैं। ठीक है, जब हमारे पास
लायबिलिटी बढ़ रही है तो पैसा घट जाता है, ठीक है। और जब लायबिलिटीज कम हो जाती है तो पैसा हमारे पास क्या होता है, घट गया। और जब लायबिलिटीज बढ़ जाती है इसका मतलब पैसा इंक्रीज कर गया, मतलब पैसा आ रहा है। इसका मतलब होता है कि हमने पैसा उधार लिया है, पैसा आ गया। और जब हम किसी को पैसा देते हैं तो हमारे पास पैसा कम हो जाता है, कैश कम हो जाता है। तो ये यहां पे केस ध्यान देना है। अच्छा, अब आते हैं इस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। इसके बाद में हमारे पास यहां पर जो केस मैंने आपको बताने गया था वो ये है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज जो ऐड वाले आइटम में आएगा, और इसी के साथ में आता है डिक्रीज इन करंट असेट्स जो ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। और घटाने वाले आइटम में क्या आएगा, लेस वाले आइटम में जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो इंक्रीज किया था वो डिक्रीज हो जाएगा, करंट लायबिलिटी, और जो डिक्रीज था क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, वृद्धि कर जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये आपका जो क्वेश्चन दिया गया था, अब इसमें देखना है। अब इसमें हमें देखना क्या है, असेट्स और लायबिलिटी। देखिए करंट लायबिलिटी और करंट असेट्स, ठीक है ना। तो देखिए पहले लायबिलिटी करंट असेट्स दिया गया है, प्रीवियस ईयर की वैल्यू दी है 28,000 रुपए और करंट ईयर की वैल्यू दी है कितनी, 42,000 रुपए। तो भाई कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना अंतर आ रहा है, देखिए 14,000 रुपए का अंतर आ रहा है। तो हमारे पास देखिए करंट लायबिलिटी बढ़ रही है घट रही है, तो करंट लायबिलिटी हमारे पास यहाँ पर बढ़ रही है। तो ये आपका ट्रेड पेबल है, ठीक है ना, ट्रेड पेबल। तो 14,000 रुपए बढ़ गया। अच्छा, अब इसके बाद में आपके पास नेक्स्ट है कि देखिए स्टॉक, ट्रेड डेटर्स, ये दो आपके एसेट्स हैं। अच्छा देखिए ध्यान से, 27,000 रुपए आपका दिया गया है 19 में, और 20 में कितना हो जाएगा भाई, 58,000 रुपए। तो देखिए ध्यान से कि दोनों में अंतर कितना आया है, दोनों में अंतर आपके पास कितना आ रहा है भाई, 31,000, 31,000 रुपए, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है भाई, डेटर से। तो हमारे पास से क्या होता है कि असेट्स जो है हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज किया तो यहां पे 31,000 निगेटिव हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट में आते हैं भाई कि हमारे पास और क्या है, स्टॉक है, ठीक है। तो देखिए 71,000 रुपए बीते वर्ष में थे और हमारे पास वर्तमान में कितना दिया गया है, करंट में 52,000। तो डिफरेंस कितना है भाई, 18,000 रुपए। तो 18,000 रुपए क्या हुआ, निगेटिव। तो यहां पर आएगा स्टॉक 18,000 रुपए। तो देखिए पॉजिटिव हमारे पास दो आइटम है और निगेटिव एक है, तो दोनों को प्लस माइनस कर लेते हैं यहीं पर। तो भाई ये टोटल कितना हो रहा है, तो इन दोनों का टोटल हमारे पास वैल्यूज होता है। तो भाई आपका 32,000 हो जाएगा, 32,000 में से 31,000 घटेगा तो हमारे पास पॉजिटिव का 1,000 रुपए आएगा, ठीक है। अब हमारे पास 40,000 ये और 1,000 ये दोनों मिला कितना हो जाएगा भाई, 41,000 रुपए। और ये हमारे पास आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आएगा, टैक्स इसमें गिवन नहीं है इसलिए टैक्स की वैल्यू दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर टैक्स दिया होता तो यहां, और हाँ बेटा एक चीज और, अगर ये पॉजिटिव अमाउंट है इसलिए हमने यहां पर फ्लो लिखा हुआ है, और अगर ये निगेटिव होता तो हम यहां पे यूज्ड लिखते हैं, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। दूसरी बार फिर बता रहा हूं क्योंकि यहां पे कुछ बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। तो यहां पे निगेटिव के पॉइंट में मतलब टोटल अमाउंट अगर निगेटिव आता है तो यहां पर यूज्ड लिखा जाएगा, उपयोग, ठीक है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। बस अगर यहां पे टैक्स नहीं है, अगर टैक्स लिखा होता तो लेस टैक्स कर देते, टैक्स की वैल्यू आपकी नील है। अब इसके बाद में आपका जो प्रॉफिट बचता है 41,000, ये प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट है जो आपको नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाता है, ठीक है। ये आपका पहला हेड खत्म हुआ है इसमें, ठीक है। अच्छा बेटा, तो बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आपका आंसर आ चुका है। दूसरा दिया गया है बी,
और ये आपका है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या होता है, विनियोजित क्रियाशील, इसमें हम स्थायी संपत्तियों को क्रय करते हैं और विक्रय करते हैं। अब ये देखिए ध्यान दीजिए, मतलब ध्यान दीजिएगा कि आपने असेट्स क्रय किया है या विक्रय किया है, बस अंतर पे ध्यान दीजिएगा। देखिए स्थायी संपत्ति आपका दिया गया है भवन और संयंत्र, दो दिए गए हैं। तो भवन की वैल्यू 1,40,000 पहले दी गई थी और अब इसमें हो गई 90,000 रुपए। तो अब बताइए भवन की वैल्यू कम हो गई ना, तो जब भवन की वैल्यू कम हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे ह्रास हुआ या आपकी कमी हुई, जिसकी वजह से आपके भवन की वैल्यू कम हो गई। तो क्वेश्चन में भी दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ह्रास लगाया गया 8,000 रुपए का, ठीक है ना, 8,000 रुपए का ह्रास लगा दिया गया, वेरी गुड। अब इसके बाद में कितना डिफरेंस आया, क्या अंतर आया, ये सारी चीज यहां पे दिखाई गई हैं। इसका मतलब देखिए बिल्डिंग दिया गया था 1,40,000 रुपए, जिसमें से 8,000 रुपए ह्रास लग चुका है, तो आपकी एसेट्स की वैल्यू होती है 1,32,000 रुपए। अब एसेट्स की वैल्यू 1,32,000 रुपए है, लेकिन हमारे पास वर्तमान मूल्य दिया गया है 90,000 रुपए। अब देखिए 90,000 रुपए दिया गया है, तो डिफरेंस कितना है भाई, 42,000 रुपए। इसका मतलब कि आपने स्थायी संपत्ति को बेच दिया है, सोल्ड किया है। तो जहां बेचते हैं वहां पे आपके पास पैसा आ रहा है, तो जब पैसा आता है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहां पे हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यहां पे लिखेंगे सोल्ड ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की वैल्यू आपने 42,000 रुपए की बेच दी, ठीक है ना, समझ आया चीज। तो 42,000 रुपए आपने बेच दिया, तो ये आपके पास पैसा इनफ्लो हो गया। अच्छा, ये बिल्डिंग का पार्ट हो गया है। अब ऐसे ही बिल्डिंग के साथ साथ में हम देखते हैं प्लांट को, ठीक ना, देखते हैं किसको, प्लांट को। तो संयंत्र हमारा दिया गया था 55,000 रुपए, ठीक है भाई, प्लांट हमारा दिया गया है 55,000 रुपए। अच्छा, अब 55,000 रुपए दिया गया है, इसमें ह्रास कितना लगाया गया है, 17,000 रुपए लगा दिया गया है ह्रास, ठीक। तो डेप्रिसिएशन कितना भाई, 17,000 रुपए। 17,000 रुपए घटाने के बाद हमारे पास वैल्यू की कितनी बच रही है, देखिए 15 में 7 गया, 8 बचेगा, 4 में गया, कितना बचेगा 3, तो 38,000 रुपए बच रही है, ठीक। और इसके बाद दिया भी गया, प्लांट को आपने 13,000 में बेचा भी है, या ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपने 13,000 में बेच दिया है, सोल्ड कर दिया, तो सोल्ड करने पे आपकी वैल्यू कितनी बचेगी भाई, 25,000 रुपए। ये वैल्यू आपके पास प्रेजेंट टाइम में है इन हैंड, लेकिन इसका वर्तमान मूल्य दिया गया भाई 85,000 रुपए। तो अब बताइए 25,000 से 85,000 बढ़ गया, तो वैल्यू क्या हुई, बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है ना, हाँ। तो जब वैल्यू बढ़ती है तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये कितना आएगा, 60,000 रुपए। इसका मतलब कि आपने 60,000 रुपए का कोई प्लांट खरीदा हुआ है, और जो खरीदते हैं तो यहां पे पैसा आपका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पे आपका सोल्ड बिल्डिंग किया, तो सोल्ड ऑफ प्लांट भी आपने किया, कितने रुपए का किया भाई, 13,000 रुपए का, वेरी गुड। और परचेज भी आपने किया, तो परचेज की वैल्यू है, परचेज ऑफ प्लांट 60,000 रुपए। तो ये हो गया आपका निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। अब इनमें करना क्या है, हमें सिर्फ डिफरेंस देखना है, ठीक है ना। तो अब डिफरेंस देख के अंतर आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए भाई, टोटल वैल्यू कितनी हो रही, पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का ऐड करेंगे कितना भाई, 55,000 रुपए आ रहा है, और यहां कितना है 60,000 रुपए। 60 पर निगेटिव ज्यादा है, इसलिए आपको घटाने के बाद कितना आएगा भाई, 5,000 रुपए निगेटिव की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। यहां तो कोई डाउट तो नहीं। और इसे बोलते हैं नेट। अब देखिए मैंने लास्ट टाइम बताया था ना कि पॉजिटिव और निगेटिव का, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखिए निगेटिव आई है, तो इसलिए लिखेंगे नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो आपकी विनियोजित क्रियाशील में आपका 5,000 रुपए
हानि में आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब नेक्स्ट आते हैं सी। तो सी हमारे पास जो दिया गया है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना। अब फाइनेंस के लिए हमारे दो हेड है जो मैंने आपको बताया था। एक है आपका अंश पूंजी फंड और दूसरा आपका दिया गया है नॉन करेंट लायबिलिटी। तो अब आपका नॉन करेंट लायबिलिटी हो चुका है अंश पूंजी। देखिए अंश पूंजी में कितना अंतर आ रहा है भाई। अंश पूंजी में 2,75,000 रुपये प्रीवियस ईयर का दिया था और करंट ईयर का दिया 2 लाख रुपए। तो अब इसका मतलब समझे ना, 2,75,000 रुपये आपके पास पहले था लेकिन अब हो गया 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब 75,000 रुपये आपके पास से गया, तो जहां पैसा गया वहां हो गया नेगेटिव। तो यहां पे आपने इसका मतलब पैसा शेयर होल्डर्स को वापस किया है, ठीक है। यह आपका रीपे अमाउंट टू शेयर होल्डर, ठीक है ना, शेयर होल्डर्स। तो आपने 75,000 रुपए दे दिए, तो जब दे दिए तो निगेटिव हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं बस। तो अब इसको दिखाना क्या है, नेट कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखिए ध्यान से, 75,000 रुपये आपका निगेटिव हो गया। अब हमें कॉलम पे ध्यान देना, बस टोटल वाले कॉलम पे, ठीक है। देखिए आपका पॉजिटिव है 41,000 रुपये, निगेटिव 5,000, 75,000, दोनों का टोटल कितना हुआ 80,000 रुपये। अब 80,000 से अगर 41,000 रुपये घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, ये आपका बचेगा 39,000 रुपये। अब इसको लिखते हैं नेट कैश इंक्रीज, नेट कैश इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास 39,000 रुपये तो आ गया, लेकिन अब किससे मैच कराना है। तो देखिए कैश रोकड़, तो हमारे पास बीते हुए वर्ष में 56,000 रुपये था और वर्तमान में कितना है भाई 17,000 रुपये। तो जो बीते वर्ष का कैश होता है उसे ओपनिंग कैश कहते हैं और वर्तमान में जो कैश होता है उसे क्लोजिंग कैश कहते हैं। तो बस ओपनिंग कैश से क्लोजिंग कैश मैच करानी है। तो यहां लिखेंगे ऐड, ठीक है ना, सॉरी एक चीज और, ये निगेटिव है, इसे ध्यान दीजिएगा, सॉरी इसको निगेटिव किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि 80,000 रुपये ज्यादा है और आपके 41,000 रुपये कम है। अच्छा, अब आते हैं ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये दिया गया कितना भाई 56,000 रुपये। अब देखिए ध्यान से, निगेटिव हमारे पास क्या था 39,000 रुपये और पॉजिटिव कितना भाई 56,000 रुपये। अब इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पे देखिए 17,000 रुपये आ रहा है ना, तो जो 17,000 रुपये हो रहा है वो हमारा करंट ईयर का, मतलब जो वर्तमान साल है या वर्ष है उसका कैश आ गया। तो जहां ये मैच कर गया तो आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट सही गया है और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लोजिंग कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बस ये ऐसे आपने शो कर दिया तो आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट और हो जाता है और ये आपका सही आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ लीजिए। ये आपका 2018 का सेटअप पूरा हो चुका है, ठीक है। तो बच्चा लोग, उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए हैं और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर सकते हैं और हम आपकी प्रॉब्लम्स को अगली आने वाली वीडियोस में मेंशन कर लेंगे, ठीक है।